नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 7वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट डज इंटर लैंग्वेज मीन इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि द्वितीय भाषा टारगेट लैंग्वेज को सीखने के दौरान इंटर लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि द्वितीय भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज सीखने के दौरान इंटर लैंग्वेज का मतलब, अब जैसे कि बच्चे को उसकी फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग का प्रयोग करते हुए सेकंड लैंग्वेज सिखाया जाता है। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन हेल्प किसकी ले रहा हूं? मदर टंग यानी हिंदी की हेल्प ले रहा हूं। यानी कि आप अपने जगह पर ना इसको समझिएगा, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, क्योंकि बच्चा प्राइमरी स्तर का है। प्राइमरी में जब पहली बार जाएगा तो हो सकता है कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज ना आती हो, टारगेट लैंग्वेज ना आती हो। आप इंग्लिश ही नहीं बल्कि टारगेट लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, आपका चाइनीज भाषा हो सकता है, आपका जापानीज भाषा हो सकता है। तो बच्चा L2 के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान रहा है। इस कॉन्सेप्ट से आप समझिए, बच्चा L2 के बारे में, लैंग्वेज 2 के बारे में, टारगेट लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है, लेकिन टारगेट लैंग्वेज के बारे में जान रहा है। तो जब बच्चे को टारगेट लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाएगा लैंग्वेज 1 का हेल्प लेते हुए, तो प्रत्येक स्थिति पर जब भी कोई नया वर्ड बच्चे को बताया जाएगा टारगेट लैंग्वेज में, तो वो अपने फर्स्ट लैंग्वेज से जोड़ करके इसको देखता है कि फर्स्ट लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। जैसे कि जब आप शुरुआती दौर में संस्कृत को पढ़ रहे थे या फिर इंग्लिश को पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश के वर्ड्स जिसका हिंदी में भी मतलब आप पहले से जान रहे थे लेकिन इंग्लिश में मतलब नहीं जान रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं हिंदी से जोड़ करके देखते थे कि हिंदी में इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो वहीं इंटरचेंज का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति, बीच की एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक शब्द का बच्चा अपने हिसाब से उसका मतलब निकालने की कोशिश करता है, जो कि ना पूरी तरीके से लैंग्वेज 1 है और ना पूरी तरीके से लैंग्वेज 2 है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। प्रत्येक स्थिति पर, प्रत्येक कंडीशन पर बच्चा क्या करता है कि प्रत्येक वर्ड का एक अलग मीनिंग बनाने की कोशिश करता है, जो कि ना तो पूरी तरीके से उसकी मदर टंग है और ना पूरी तरीके से टारगेट लैंग्वेज है। यानी मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज के बीच की परिस्थिति को ही इंटर लैंग्वेज कहते हैं। इंटर का मतलब होता है बीच में। इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में। यानी कि आप लोग इंटरमीडिएट 12वीं को कहते हैं, तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? माध्यमिक। माध्यमिक यानी कि मध्य में। यानी कि ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बीच की परिस्थिति होती है, जिसमें ना तो ये वाला जो स्टेट है वो ना तो पूरी तरीके से लैंग्वेज 1 है और ना ही पूरी तरीके से लैंग्वेज 2 है। यानी कि प्रत्येक नए शब्द को सीखने के दौरान, टारगेट लैंग्वेज के प्रत्येक नए शब्द को सीखने के दौरान बच्चा उसके बारे में अपनी एक समझ विकसित करता है, जो कि ना तो पूरी तरीके से टारगेट लैंग्वेज में होती है और ना ही पूरी तरीके से लैंग्वेज 1 में होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर लैंग्वेज। चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहले ही विकल्प में इसका उत्तर दिया गया, देखिए, द लैंग्वेज सिस्टम विच ईच लर्नर कंस्ट्रक्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि कहा जा रहा है कि विकास के प्रत्येक पॉइंट पर बच्चा, प्रत्येक शिक्षार्थी अपना एक अलग समझ विकसित करता है। उसी की बात की जा रही है ऑप्शन नंबर 1 में, और यही होता है इंटर लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच थियरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज लर्निंग इज सोशल लर्निंग। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सिद्धांत है जो कि यह मानता है कि भाषा सीखना जो है वो सामाजिक तौर पर सीखना है। तो ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि सोशल लर्निंग, सोशल से संबंधित किसने सिद्धांत दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन थियरी दिया था, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। किसने? लेव वाइगोस्की ने। और लेव वाइगोस्की किससे जुड़े हुए हैं? वो कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि संरचनावाद से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उनका जो सिद्धांत है वो संरचनावाद से जुड़ा हुआ है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज, यानी कि ये सभी शब्द किस नाम से जाने जाते हैं। पहला दिया गया नोज, नोज यानी कि नाक। दूसरा दिया गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। तीसरा दिया गया हेड, हेड यानी कि हमारा जो सिर होता है। और उसके बाद से इंडिया दिया गया है, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये शब्द जो हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। नोज की अगर हम लोग बात करें तो ये नाउन हो गया। ब्यूटीफुल की बात करें तो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पर ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है। लड़की क्या है? लड़की नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि ब्यूटीफुल क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहां तक क्लियर? उसके बाद से देखिए, हेड की बात की गई है। हेड का मतलब सर, यानी कि ये भी हमारा नाउन है। इंडिया की बात करें तो ये भी हमारा नाउन है। तो
हमसे प्रश्न ये पूछा गया, चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी शब्द नेमिंग वर्ड है। नेमिंग यानी कि नाम वाले वर्ड। देखिए, किसी भी चीज का नाम हमेशा संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि आप जगह का नाम ले लीजिए तो उसे भी संज्ञा कहेंगे, किसी वस्तु का नाम ले लीजिए उसे भी संज्ञा कहेंगे, किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए तो उसे भी संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी का भी नाम हो, चाहे वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति का, तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहां पर एडजेक्टिव भी तो आ रहा है, तो हमारा नेमिंग वर्ड उत्तर नहीं होगा। कंजंक्शन बोला गया है, तो यहां पर कौन सा कंजंक्शन है आप देखिए। क्या ये कंजंक्शन है? नहीं, कंजंक्शन है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास दो विकल्प बचे, फंक्शन वर्ड और कंटेंट वर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका उत्तर हमारा है कंटेंट वर्ड। पहले आप इसको उत्तर जान लीजिए, कंटेंट वर्ड हमारा उत्तर है। कंटेंट वर्ड क्या होते हैं? तो इसको हम लोग लेक्सिकल वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं, और इसका अपना अलग से मतलब होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे नाक बोलूं तो नाक अपना एक अलग अर्थ तो दे रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो इसका भी अलग से अर्थ है। हेड बोलूं सर, यानी इसका भी अलग से अर्थ है। इंडिया बोलूं यानी भारतवर्ष, इसका भी अलग से अर्थ है। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोलूं कि ऑफ, तो क्या इसका कोई अलग से मीनिंग होता है? इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि अपॉन, क्या इसका अलग से अर्थ होता है? अर्थ, अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ऑफ का मतलब तो का होता है, इस सेंस में नहीं। एक अर्थपूर्ण कुछ अर्थ इसका अलग से नहीं निकलता है। इस वजह से ये जो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं जिसका अलग से अर्थ निकलता है, अपना अलग अस्तित्व होता है, उसे हम लोग कंटेंट वर्ड बोलते हैं। और इसको एक और उदाहरण के माध्यम से, एक और तरीका होता है, ट्रिक होता है, जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। देखिए, कंटेंट वर्ड्स जो होंगे वो केवल 4 प्रकार के हो सकते हैं। या तो नाउन होगा, या तो वर्ब होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, और या तो एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि कंटेंट वर्ड 4 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अब इस विकल्प में रख करके देखिए क्या ये क्वालिफाई कर रहा है। देखिए, नोज नाउन हो गया, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, हेड आपका नाउन हो गया, इंडिया आपका नाउन हो गया। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये 100% कंटेंट वर्ड होगा। ठीक है, 100% कंटेंट वर्ड होगा। अब एक बार फंक्शन वर्ड को जान लेते हैं। फंक्शन वर्ड क्या होता है? तो फंक्शन वर्ड क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं ये। जैसे कि एंड हो गया, दैट हो गया, बट हो गया, और हो गया, ये सभी फंक्शन वर्ड के तौर पर देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि फंक्शन वर्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, फंक्शन वर्ड क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आपका आर्टिकल हो सकता है, उसके बाद से क्वांटिफायर हो सकता है, उसके बाद से वर्ब हो सकता है। वर्ब कहने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से समझिएगा, इसके पहले मैंने वर्ब बताया था कंटेंट वर्ड में, वो आपका मेन वर्ब था। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब बोले जाते हैं। तो ये आपका किस में आएगा? फंक्शन वर्ड में आएगा। इसके अलावा प्रीपोजिशन की बात की जाए, प्रीपोजिशन, इसके अलावा कंजंक्शन की बात की जाए, इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात की जाए, इसके अलावा आपका ऑक्सिलरी वर्ब की बात की जाए, तो ये सभी जो होते हैं ये आपका फंक्शन वर्ड होते हैं। यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जो कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जो भी जोड़ने का काम करेगा उसे हम लोग फंक्शन वर्ड बोलते हैं। अब नाक, सुंदर, हेड और इंडिया, ये जोड़ने का काम तो कर नहीं रहे हैं, ये नाउन और एडजेक्टिव से जुड़े हुए हैं और इनका अलग से अपना अस्तित्व है, इसलिए इसे हम लोग कंटेंट वर्ड के तौर पर देखते हैं। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज, यानी कि भारतवर्ष की जो एजुकेशन पॉलिसी है यानी शिक्षा नीति है, उसमें भाषा किस तरीके से दिया गया है, किस रूप में जाना जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमारे देश में पहले 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था, जिसे बदलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अब 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा बच्चे की मदर टंग होगी, यानी उसकी मातृभाषा फर्स्ट लैंग्वेज होगा। सेकंड लैंग्वेज आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश होगा, और थर्ड लैंग्वेज हमेशा फॉरेन लैंग्वेज होगा, जो कि बच्चे को कई विकल्प दिए जाएंगे विदेशी भाषाओं के, उसमें से एक विकल्प को उसको चुनना होगा और सीनियर सेकेंडरी में उसको पढ़ना होगा, यानी 11वीं 12वीं में बच्चा फॉरेन लैंग्वेज भी अब पढ़ेगा। यानी कि अब हमारे देश में जो शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा के बारे में संस्तुति की गई है वो 3 लैंग्वेज की गई है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ रीडर रीड्स अ टेक्स्ट ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर इन अ कंपनी, यानी कि एक रीडर है, एक पठन करता है, वो क्या एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं ये जानने के लिए कि किस प्रकार से जनरल मैनेजर के लिए एक कंपनी में अप्लाई करना है। ठीक है, आगे पढ़िए। ही लुक्स फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज। वह एक स्पेसिफिक जानकारी को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लुक फॉर है,
ताकि वह एप्लीकेशन को भर पाए। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि इस प्रकार का पठन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब भी किसी जानकारी, स्पेसिफिक जानकारी को किसी लेख, किसी टेक्स्ट में से ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है, लुक फॉर हुआ जाता है, तो उसे हमेशा स्कैनिंग बोलते हैं, यानी सर्च करना। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, स्कैनिंग इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लिसनर वाइल लिसनिंग लिसन टू द स्पेसिफिक डिटेल रिकॉग्नाइजेज कॉग्नेट्स एंड वर्ड ऑर्डर पैटर्न्स, व्हाट इज द लिसनिंग प्रोसेस नोन एज। ध्यान से समझिएगा, कहा क्या जा रहा है कि एक लिसनर्स यानी एक श्रोता है, वो सुनने के दौरान सबसे पहले किसी एक स्पेसिफिक डिटेल को सुनता है, स्पेसिफिक डिटेल को सुनता है, उसके बाद से रिकॉग्नाइज करता है और वर्ड ऑर्डर पैटर्न को समझता है। इस प्रकार का लिसन यानी इस प्रकार का श्रवण क्या कहा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक मैं वर्ड लिखता हूं, मोटिवेशन। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा मोटिवेशन, इसके बाद से इसके दो पार्ट होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आपका इनाम आएगा यानी प्राइज आ जाएगा। तो अगर मैं प्राइज की बात करता हूं तो ये एक स्पेसिफिक डिटेल हो गया, ये एक स्पेसिफिक डिटेल हो गया, विशेष जानकारी हो गया। और अगर इसके सारांश की मैं बात करूंगा तो मोटिवेशन इसका सारांश है, क्योंकि मोटिवेशन के अंतर्गत ही तो प्राइज आ रहा है, मोटिवेशन के अंतर्गत, एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत प्राइज हमारा आ रहा है, यानी कि ये प्राइज जो है वो स्पेसिफिक डिटेल हो गया। और स्पेसिफिक डिटेल से अगर हम लोग ऊपर की तरफ चलें, स्पेसिफिक डिटेल से ऊपर की तरफ चलें, यानी कि अंश से पूर्ण की तरफ चल रहे हैं। यहां पर मोटिवेशन क्या है, ये संपूर्ण है, क्योंकि मोटिवेशन के बारे में ही तो नीचे जाएंगे तो उसके बारे में बताया गया है, यानी मोटिवेशन संपूर्ण के तौर पर देखा जाएगा। और अगर स्पेसिफिक डिटेल यानी अंश से संपूर्ण की तरफ चला जाता है तो इसे हम लोग बॉटम अप प्रोसेस बोलते हैं। बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और जब हम लोग सारांश से किसी स्पेसिफिक डिटेल की तरफ चलेंगे तो इसे अप टू डाउन अप्रोच बोला जाता है। प्रश्न हमसे यही पूछा गया है कि स्पेसिफिक डिटेल से बच्चा शुरू कर रहा है, स्पेसिफिक डिटेल से ऊपर की तरफ जाने यानी बॉटम अप प्रोसेस है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टास्क एम टू प्रमोटिंग बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस, यानी हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस अप्रोच अभी इसके जस्ट पहले वाले में हमने देखा, यानी कि अंश से पूर्ण की तरफ बात होगी, यानी नीचे से ऊपर चलने की बात होगी। ठीक है, यानी जिसमें देखिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, तो उस पूरे पैराग्राफ का अगर मैं सारांश की बात करूं, थीम की बात करूं, तो वो पूरा उसका सारांश उसका क्या बोला जाएगा, संपूर्ण बोला जाएगा। और उस सारांश में से पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक वर्ड की मैं बात करता हूं, या फिर एक शब्द की बात करता हूं, या फिर एक सेंटेंस की बात करता हूं, तो वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गया, यानी अंश हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अंश से संपूर्ण की तरफ चलना है, अंश से संपूर्ण की तरफ चलना है बॉटम अप अप्रोच में, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। डिक्टेशन की बात की गई है, डिक्टेशन का हिंदी में मतलब होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख में बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को सुन करके लिखते हैं, तो यहां पर पूरा सारांश तो आएगा नहीं, क्योंकि शब्द बाय शब्द बच्चे सुन रहे हैं, तो ये हमारा बॉटम टू अप अप्रोच हो जाएगा, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया गया रहता है और बीच बीच में शब्द गायब होते हैं, उन शब्दों को एप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना होता है। यहां पर भी शब्द की बात की जा रही है, और शब्द क्या होता है, अंश है किसी भी लेख का, किसी भी लेख का अंश होता है शब्द। ठीक है, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं अंश से पूर्ण की तरफ है, यानी ये भी बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस होगा, ये भी हमारा उत्तर होगा। समराइज की मैं बात करूं, समराइज यानी सारांश की बात की जा रही है, सारांश तो पूरा संपूर्ण हो गया ना, तो संपूर्ण से अंश की तरफ ये हमारा टॉप टू डाउन अप्रोच है, तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमसे बॉटम अप पूछा गया था। यहां पर एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन की बात की गई है। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते, अगर आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होते, तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कि क्या कर रहे होते, तो यहां पर आप प्रधानमंत्री हैं नहीं, लेकिन आप कल्पना करिए कि आप प्रधानमंत्री होते तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या कर रहे होते, यानी कि जो कैरेक्टर आप हैं नहीं, उस कैरेक्टर को मानते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करना ही एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन होता है। तो यहां पर जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी पूरा हम सारांश बता रहे हैं, तो जो भी सारांश वाली या फिर समराइज करने वाली बात होती है, वहां पर हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच होता है। और प्रश्न हमसे बॉटम अप के बारे में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी 1 और 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखिए यहां पर इन्होंने यहां पर नंबरिंग किया हुआ है और यहां पर ABCD में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C, इसको D, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, AB हमारा सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में A और B की बात की गई है, A एंड B आर बॉटम अप प्रोसेसेस, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी टास्क एम एट प्रमोटिंग टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। ये प्रश्न जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न का उल्टा है, उसमें हमसे
बॉटम टू अप प्रोसेस पूछा गया था और इसमें टॉप डाउन प्रोसेस पूछा गया। टॉप डाउन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है, पहले संपूर्ण से अंश की तरफ चला जाता है। यानी अगर कोई थीम की बात करें, कोई सारांश की बात करें, तो उसे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच की बात करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात करें, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड की बात करें, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेंटेंस की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बॉटम टू अप अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप डाउन में पहले हमें यह ध्यान देना है कि सारांश की बात होनी चाहिए। चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहले विकल्प में दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, शब्दों में हमें उत्तर दिए गए रहते हैं, यानी कि ऑप्शंस में हमें क्या होते हैं, वर्ड्स ही तो दिए गए रहते हैं, 4 विकल्प दिए गए रहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग अंश से पूर्ण की तरफ देखेंगे। यानी कि ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बॉटम टू अप प्रोसेस। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे टॉप डाउन प्रोसेस पूछा गया था। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन में जो कैरेक्टर हम है नहीं, उस कैरेक्टर को मानते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम अपने आप को समराइज कर रहे होते हैं कि हम क्या कर सकते थे अगर वो चीज हम कैरेक्टर होते तो यहां पर समराइज करने की बात आती है। तो ये टॉप डाउन प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि जो समरी होता है वो संपूर्ण की तरफ देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, डिक्टेशन की बात की गई है, यानी कि श्रुतलेख। श्रुतलेख में बच्चा क्या करता है, शब्दों को सुन करके लिखता है, यानी ये शब्दों की बात करता है, पूरे सारांश की बात नहीं करता है। यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये बॉटम टू अप प्रोसेस के अंतर्गत आएगा और प्रश्न हमसे टॉप डाउन अप्रोच के बारे में पूछा गया है। चौथा देखिए, क्रिएटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है थीम या फिर सारांश की बात की जाती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर सारांश की बात आएगी, सारांश मतलब कि संपूर्ण, यानी संपूर्ण से अंश की तरफ, वो क्या होता है, वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है, तो ये भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बी और डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, बी एंड डी आर टॉप डाउन प्रोसेसेस। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर एज, यानी कि व्याकरण को सीखने के दौरान, डिक्लेरेटिव नॉलेज को घोषणात्मक ज्ञान बोलते हैं। व्याकरण सीखने के दौरान घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है। देखिए, डिक्लेरेटिव नॉलेज में जो बच्चे को ज्ञान दिया जा रहा है वो सीमित मात्रा में होता है, यानी बच्चे को स्ट्रक्चर बता दिया गया, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, उसका रूप बता दिया जाता है, और बच्चे को एक तरीके से प्रैक्टिस कराया जाता है, वो भी केवल किताबी भाषा में। कहने का मतलब कि अपने डे टू डे लाइफ में डिक्लेरेटिव नॉलेज में बच्चा उस ज्ञान को यूज नहीं कर रहा है, बल्कि डे टू डे लाइफ में जो बच्चा भाषा को यूज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग उसका क्रियात्मक पक्ष बोलते हैं, यानी बच्चा खुद फंक्शन करके उस भाषा को सीख रहा है। लेकिन डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या होता है कि बच्चा बस किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहता है, यानी कि किताब में जो उसके पाठ पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए गए रहते हैं उसने ही प्रश्न तक वो अभ्यास करता है, उसका डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है, मास्टरिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड अप्लाइंग इन रियल कम्युनिकेशन। रियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि डे टू डे लाइफ में वो कम्युनिकेशन में यूज कर पा रहा है। तो इसे हम लोग फंक्शनल नॉलेज के तौर पर देखेंगे, ना कि डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में क्या होता है, बस किताबी नॉलेज तक सीमित रहता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यूजिंग द फॉर्म इन क्रिएटिव राइटिंग एंड कम्युनिकेशन फॉर डे टू डे प्रोसेस। फिर से डे टू डे यानी कि दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करने के बाद, तो ये क्रियात्मक पक्ष हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। फंक्शनल नॉलेज की बात कर रहा है क्योंकि डिक्लेरेटिव नॉलेज केवल किताब के अभ्यास तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ग्रामेटिकल फॉर्म फंक्शन इन यूज एंड अप्लाई सेम। यूज एंड अप्लाई करना है, तो यूज और अप्लाई आप कैसे कर पाएंगे, दैनिक जीवन में कर पाएंगे, यानी ये कहीं ना कहीं फंक्शनल नॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लेटर इन स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। अब स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस यानी बार बार अभ्यास करने की बात की जा रही है। तो जैसे हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि हम डे टू डे लाइफ में किसी से बोल करके अभ्यास तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है हम कॉपी किताब में ही अभ्यास कर रहे हैं, यानी ये किताबी नॉलेज की बात कर रहा है, सीमित मात्रा में नॉलेज की बात कर रहा है, इसे ही हम लोग डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लर्निंग टू राइट बाई अंडरगोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ राइटिंग इज नोन एज, यानी कि लेखन सीखने के लिए लेखन के विभिन्न स्टेजेस से हो करके गुजरना क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग प्रक्रिया उपागम बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ही प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग बोलते हैं और प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए लेखन का मतलब सबसे पहले समझिए, अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। अब अगर आप ब्लैक बोर्ड से कुछ कॉपी कर रहे हैं तो उसे लेखन नहीं बोला जाएगा, अगर आप किताब में से कुछ लिख रहे हैं तो उसे लेखन नहीं बोला जाएगा। लेखन का मतलब क्या होता है कि अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करना, आपके अंदर से जो मौलिक विचार, जो क्रिएटिव थिंकिंग आ रहा है उसको लिख करके अभिव्यक्त करना ही मौलिक विचार को अभिव्यक्त करना कहते हैं और उसे ही लेखन कहते हैं। तो इसमें कई चरण होते हैं, जैसे कि ध्यान से समझिएगा, पहले किस टॉपिक पर लिखना है इसको लेकर के
करके बच्चे के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, मानसिक उद्वेलन कहते हैं। उसके बाद से बच्चा मोटा मोटी आउटलाइन सेट कर रहा होता है, यानी कि बाउंड्री सेट करता है कि एक ही टॉपिक के बारे में बच्चा एक पूरी किताब भी लिख सकता है, उसको 500 शब्दों में भी सीमित किया जा सकता है, उसको एक पैराग्राफ में भी समराइज किया जा सकता है। तो आउटलाइन में क्या होता है, मोटा मोटी बाउंड्री सेट किया जाता है कि हमें कितने शब्दों में इसका उत्तर देना है। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि बच्चा तय करता है कि हमें क्या हेडिंग लिखना है, क्या सब हेडिंग लिखना है। इसके बाद से आता है रिवाइज, यानी बच्चा चेक करता है कि जो कुछ भी हमने ड्राफ्ट किया, आउटलाइन किया है, क्या वो सही है। उसके बाद से करेक्शन का प्रोसेस आता है, यानी अगर उसे ये लगता है कि ये गलत है तो फिर से उसमें करेक्शन भी किया जाएगा, यानी संशोधन किया जाएगा। उसके बाद से फाइनल ड्राफ्टिंग होता है और अंत में फाइनलाइज किया जाता है लेख को। ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी ये चरणों से होकर के गुजरता है, इसीलिए इसे हम लोग प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।